एक अलग रास्ता है वो पकड़ रहे हैं, और खासतौर से आप समझ सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। इसको आलाकमान ठीक से देख रहा है। राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो घोषित होगा? देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमिना नहीं है। क्या डॉक्टर सतीश पूनिया के मन में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है? देखिए, राजनीति में जो कोई व्यक्ति आएगा तो एम्बिशन स्वाभाविक है। पर वो इल्जाम छोटे नहीं है साहब। वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए हैं विधायकों को दिए गए। भी 80 विधायकों ने इस्तीफे दिए। वो तो बीजेपी ने नहीं कहा कि तुम जाके धारीवाल के घर पे टेंट गाड़ो, बस में बैठ के जाओ, स्पीकर के यहाँ जलेबी खाओ और इस्तीफा दे दो। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज जो ये स्पेशल टॉक है वो रिकॉर्ड हो रही है। हमारे साथ में राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की धुरी एक लंबे वक्त से बने हुए हैं और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। सतीश जी, आपसे सवालों का सिलसिला कई दौर में होगा, अलग अलग चुनौतियों के बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो जिम्मेदारी जो ओहदा आप लंबे वक्त से संभाल रहे हैं राजस्थान में, और अक्सर ये पब्लिक डोमेन में चर्चा होती है कि आज अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। और इस समय मैं 90 से राजनीति में, जो मैं सरकार का मिजाज समझ पाया, उनके कामकाज को यदि एक आम आदमी की तरह समीक्षा करूं तो ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। मैं उन मुद्दों की आगे चर्चा करूंगा, लेकिन सरकार के खिलाफ जन आक्रोश ये दूसरा बड़ा कारक है। तीसरा, जो मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस शुरू की, उसके कारण उनके जो काम थे बहुत धरातल के काम, जो बुनियादी विकास से जुड़ी चीज़ें थी, जनधन करेंगे, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम चीज़ें थी जिन्होंने आम आदमी का जीवन बदला। और उसको अब उस हकीकत का पता लगा है कि 55 साल में कांग्रेस पार्टी ने राज करने के बाद आम आदमी को सहूलियत नहीं दी, वो बीजेपी ने दी है। तो मोदी जी का नाम और काम ये अपने आप में एक बड़ा कारक होगा सत्ता परिवर्तन का। एक चौथा जो हमने डिज़ाइन किया है, आमतौर पर जो पार्टी का बूथ का जो कार्यकर्ता था उसको हम लोग चुनाव में पूछते थे। चुनाव से एक दिन पहले वोट लिस्ट जाती थी, पोलिंग बूथ की पर्चियां जाती थी और वो सामान्य तौर पर वही मैनेज करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो अमित शाह जी ने अध्यक्षीय कार्यकाल में शक्ल बदली थी, उसका नतीजा ये कि आज बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे पूरे तरीके से काम करता है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा दिखता है कि इस बार हम लोग 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले हैं। संगठन के रूप में अगर आप देखते हैं, आपका लंबा कार्यकाल हो गया और अब किस रूप में आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं, जब आपको विरासत में मिला था अध्यक्ष पद और आज इस ओहदे पर जब आप इस मुकाम पर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके नाम से या आपका इनिशिएटिव हो मानी जाएगी पार्टी के अंदर? मैं अध्यक्ष बना उससे पहले हमारे बाकी लोगों ने भी अपनी यथा योग्य परिश्रम भी किया और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। तो मुझे विरासत में एक अच्छा व्यवस्थित संगठन मिला था। अब मेरे लिए चुनौती ये थी कि इसको मैं और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सदस्यता अभियान के संयोजक के नाते पहली बार राजस्थान में 69 लाख सदस्य बने, तो एक बड़ी संख्या थी। उसके बाद ये जो सब सदस्य हैं उनको बाकी कामों में ढालना और तैयार करना, तो दूसरा बड़ा चैलेंज था। जो मैंने कहा कि बूथ तक पार्टी सशक्त कैसे बने, तो पार्टी की मजबूती धरातल पर मजबूत होगी। तो पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये चंद बिरादरी की पार्टी है, अर्बन पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ल एक समरस पार्टी की होगी, जिसको हम कहते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। और उसमें जो मेरे लिए जो करने के लिए मेरे पास चुनौती भी थी और जो मुझे करना था, उस सदस्यता के काम को आगे बढ़ाना था। आज 52,000 बूथ में 48,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 21 लोगों की एक व्यवस्थित वर्किंग कमेटी काम कर रही है। तो एक जो ये बड़ा बदलाव था संगठन के नाते पहली बार हुआ। उससे कार्यकर्ताओं की जो नई खेप थी उसको समझने का अवसर मिला। तीसरा, पार्टी में आमतौर पर ये हालांकि मंशा केंद्र की थी, पर हमने एग्जीक्यूट किया। उदाहरण के तौर पर युवा मोर्चे का अध्यक्ष है, वो 40 का बनता था, 45 का बनता था। आज हमने बिलो 35 उसको एग्जीक्यूट किया। तो पार्टी में नए जो ऊर्जावान नौजवान हैं उनको अवसर मिला। आपने कहा कि सैद्धांतिक रूप से जो पार्टी जिस रूप में उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, युवाओं का आगमन होना चाहिए, बुजुर्गों का सब कुछ सम्मान और उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, वो प्रारूप तो दिखता है। सवाल ये कि क्या इसका व्यवहारिक पक्ष भी आप संभाल पाए हैं? एक अध्यक्ष पद की कई चुनौतियाँ होती हैं, कई नेता जिसको हम गुटबाजी कहेंगे, आप मतभिन्नता कहेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि अलग अलग हिस्सों में अगर पार्टी
बटी हुई नज़र आए और अलग अलग नेता अलग अलग गतिविधियों में नज़र आए, तब फिर अध्यक्ष पद की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है। मैं यदि इसको सिरे से नकारूंगा तो मैं सच्चाई से मुंह मोड़ूंगा। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचार भिन्नता हो सकती है, मिजाज अलग हो सकता है, स्वभाव अलग हो सकता है, दिनचर्या अलग हो सकती है, तौर तरीके अलग हो सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अध्यक्ष के नाते एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि पूरे परिवार को, कुनबे को इकट्ठा रखना, लेकिन मिजाज को बदलना बड़ी चुनौती होती है। मैं उम्र में, अनुभव में बाकी लोगों से छोटा हूँ, इसलिए कदाचित ये कॉम्प्लेक्स भी कहीं हो सकता है, लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ और इसलिए जो प्रश्न आपने किया उसको मैं समझता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस लिहाज से कई बार कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, हमारी उससे तुलना नहीं हो सकती। और ज़रा विस्तार से इस पर बात करें, यात्राओं का जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी की एक विरासत रही है कि यात्राओं के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अलग अलग नेता अपनी अपनी यात्राएं अगर निकालने, जो चर्चाएं हैं कि एक अलग रास्ता है वो पकड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से आप समझ सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। जो जनता के बीच जो काम करते हैं या जिसकी एक विशेष हैसियत होती है, उनको जनता के बीच में किसी न किसी रूप से जाना होता है। आमंत्रण पर भी जाते हैं, अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए कार्यक्रम में जाते हैं। प्रश्न ये है कि ये जो सब चीज़ें जो चर्चा होती हैं, यदि हकीकत है, व्यवहारिक है, तो भी इसको आलाकमान ठीक से देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक व्यक्ति को मूवमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करते भी हैं, जाते भी हैं, और ये कोई अजूबा बात नहीं है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, अपवाद नहीं है, सामान्य बात है। बात वहीं आती है चर्चा की कि उसमें कोई इस तरीके का अजूबा नहीं है कि जिसको इस तरीके से प्रचारित किया जाए। हाँ, तरीके पे बात की जा सकती है कि कार्यक्रम डिज़ाइन कैसे हो, उसकी मर्यादा क्या हो, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन नेता के मूवमेंट को कहाँ इनकार किया जा सकता है या उसको कोई मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। लोग बुलाएंगे, जाएंगे, जिंदाबाद भी होगी, लोग भी आएंगे, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगा। लेकिन ये ठीक है, बाकी नज़रिया, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की, हमारे सोचने की, करने की एक सीमा है। यदि उससे बाहर कोई चीज़ होती है तो उस पार्टी का आलाकमान, पार्टी के सक्षम लोग हैं जो देखते हैं और उस समय संज्ञान भी लेते हैं। लेकिन आपने कहा कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, कार्यकर्ता है वो 365 दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये जानने का हक तो होगा कि आखिर हम जब चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तब हमारे आला नेता अगर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रणनीति से काम करेंगे और अपनी रणनीति वो अमल में लाएंगे बिना किसी चर्चा के, तो एक संदेह मन में होता है लीडरशिप को लेकर भी, और एक कन्फ्यूजन भी होता है। आपको नहीं लगता? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता खूब परिपक्व है और खूब अनुभवी है और हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। ऐसा नहीं कि देश में ये सारा यहीं होता होगा या पहले कभी नहीं हुआ होगा। यहाँ तो नई पार्टियाँ भी बनी हैं, उससे पहले बराबर कद्दावर किस्म के लोग होते थे जिनमें एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती थी। अल्टीमेटली राजनीति में जो अचीवमेंट है वो पुरुषार्थ से और भाग्य की रेखाओं से है। लेकिन जैसे कई बार अक्सर कहा जाता था, हो सकता है आपका ही सवाल हो कि बीजेपी में कोई लीडरशिप का वैक्यूम होता था, आज इतने सारे फेसेस हैं। तो बीजेपी में लीडरशिप के फेसेस होना, ये तो बीजेपी की ताकत है कि आज हमारे पास हर फन के, हर टोपोग्राफी के, हर भौगोलिक क्षेत्र के, सामाजिक वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं मानता कि इन सब चीज़ों से पार्टी को कहीं बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान होता होगा। चर्चा का नुकसान ज़रूर होता है कि जो आपने कहा कि कहीं कार्यकर्ता के मन में आता होगा कि आज ये बिखराव दिखता है तो आगे क्या होगा, लेकिन ये पहले भी हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शनली इस पहली बार ही हो रहा है। अभी के जो पूरी स्थिति है पार्टी की, इन तमाम सवालों के परिप्रेक्ष्य में किस रूप में आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अंडर कंट्रोल्ड है, या आप ये तो तय है कि एक रणनीति के ऊपर पूरा है वो काम नहीं हो रहा? ठीक है, अखबारों में या हम पे आप कह दें कि आप ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तो दिखती हुई बात है कि एकजुटता उस रूप में नहीं है। उस पर काम शुरू हो गया। पिछले दिनों जो कोर समिति की बैठक हुई थी, पार्टी के आलाकमान ने सारी चीज़ों को ठीक से चर्चा की, बहुत सकारात्मक तरीके से की, और उसका एक संदेश भी सीधे सीधे गया है। जब यात्राओं की बात होती है, मैं फिर से उस सवाल पे आता हूँ, तो एक नेता है, उसके दौरों को लेकर एक तरह से सहजता है। आप कह रहे हैं कि नेताओं का दौरा हो सकता है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष है, वो राम देवरा यात्रा पे जाना चाहते हैं और फिर उनको अकेले जाना होता है।
ये इस फैसले को लेकर लोगों में सवाल है। इसकी चर्चा बहुत हो चुकी थी। एक संयोग की बात थी कि 6 तारीख को मुझे यात्रा करनी थी और 10 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम था। हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि यात्रा जो थी वो सहज रूप से ही थी कि उसकी शुरुआत यूँ हुई थी कि रामदेवरा में एक सामाजिक समरसता का ऐसा स्थल है जहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों लोग आते हैं, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। जैसलमेर की बैठक में ये तय हुआ कि भाई दर्शन करने आऊँगा, तो मैंने स्वाभाविक ही पूछा कि अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया था, रामदेवरा वैसा प्रतीक है, तो एक क्यों ना हम 15 किलोमीटर की यात्रा सब लोग करें। सब लोगों की सहमति से वो यात्रा तय हुई। उसमें वहाँ के सारे स्थानीय विधायक, सांसद, हमारे सभी लोग उसमें शामिल थे। अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो बाद में तय होता है और उसके कारण ये मन में आशंका रहती है कि भाई हम अपनी फोर्स को यदि बांटेंगे या ताकत कहीं एक जगह लगाएंगे तो कदाचित हो सकता है कि आगे आने वाले कार्यक्रम उसका असर हो, तैयारी पर हो, उसकी संख्या पर हो। नहीं लगता कि इसमें कहीं किसी क्योंकि उस वक्त ये कहा गया कि आपको रोक दिया गया और आपकी यात्रा है उसको लेकर आला कमान तक शिकायत पहुंची कि आप अलग यात्रा निकालना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, न रोका गया न शिकायत थी। एक सामान्य सी सुझाव था जिसको मैंने भी स्वीकार किया और मुझे स्वीकार कर भी लेना चाहिए था, और ये दोनों ही काम हो गए। अमित शाह जी की जो रैली थी वो अच्छी संपन्न हो गई और मेरी यात्रा भी मेरे मिजाज से पूरी हो गई। एक पार्टी से जो अलग अभी नेता हुए हैं उनको वापस चुनावी दौर के अंदर वापस पार्टी से जोड़ने की एक मुहिम है, बीच में शुरू हुई फिर अचानक रुक गई। ऐसा नहीं होता कि मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे घर पे कोई आ गया और मैंने उसको माला पहना के पार्टी में शामिल कर दिया। पार्टी की एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनी हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन एक सामान्य चर्चा ज़रूर होती है। वो मेरिट डिमेरिट पे होती है और वहाँ के परिस्थितियों पे चर्चा होती है, लोकल लीडर से थोड़ी बहुत पूछताछ होती है। इतना ज़रूर करते हैं तो वो सिलसिला भी शुरू होगा। जब आप ये कहते हैं और अपने आप को एक संगठनकर्ता के रूप में प्रेजेंट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि बड़ी तादाद में ऐसे प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे, तो कांग्रेस ये कहती है कि तो साजिश कर रहे हैं, सरकार गिराने की भी साजिश आपने की, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का अक्सर ये बयान रटा रटा ऐसा हर बार होता है कि बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है। हमने तो किसी को पीले चावल नहीं दिए थे कि बाड़े में बंद हो जाओ। हमने नहीं कहा था कि पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करो, उन पर राजद्रोह के मुकदमे लगाओ और फिर वही मुकदमे वापस ले लो, वापस उन्हीं को पार्टी में शामिल उसी तरीके से कर लो। पर वो इल्ज़ाम छोटे नहीं है साहब। वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए हैं विधायकों को दिए गए, आपकी भूमिका के ऊपर सवाल होते हैं। वो कह रहे हैं कि मानेसर में हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में विधायकों को रखा गया। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ये केवल कांग्रेस का मामला था? 80 विधायकों ने इस्तीफे दिए। वो तो बीजेपी ने नहीं कहा कि तुम जाके धारीवाल के घर पे टेंट गाड़ो, बस में बैठ के जाओ, स्पीकर के यहाँ जलेबी खाओ और इस्तीफा दे दो। और अभी पिछले 3 हफ्ते से उस पर कोई फैसला नहीं होता है। न उनका आलाकमान बोलता है, न स्पीकर बोलते हैं। खुद अशोक गहलोत जी माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये तो उनके घर की लड़ाई थी, उनका घर का इनडिसिप्लिन था। बीजेपी बीच में कहाँ से आ गई? जो गिरना चाहेगा, मैंने ये जरूर कहा है, ब्लंटली कहा है कि जो गिरना चाहेगा उसको बचाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। टूटना वो चाहते थे, हमने तो नहीं कहा। अब उनके पास कोई प्रमाण है, पूरा कानून है, पूरा संविधान है, कहीं लगता हो तो वो उस पर जो कार्रवाई करनी करें, वो स्वतंत्र हैं। उनके पास तो सत्ता थी, 4 साल वो काबिज हैं, तो वो तो स्वतंत्र है इस बात के लिए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि हमने फ़ोन टैपिंग की, हमने जासूसी कराई, हमने ये पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया। पुलिस कानून व्यवस्था का काम कम करती है, अपने ही कांग्रेस के विधायकों की रखवाली ज़्यादा करती है। नहीं, जब आप नेताओं के जब बयान आते हैं, जब भी कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद होता है, खींचतान होती है, गुटबाजी होती है, चरम पर होती है, इस्तीफों की बात होती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान ज़रूर आता है और वो कहीं ना कहीं पायलट को सपोर्ट करता है। देखिए, न तो मैंने कहा ना कि हम किसी को ही पीले चावल नहीं दे रहे कि आप आइए, आपका स्वागत है। कि संगठन को संभालने का जब ज़रूरत होती है तब चेहरा अलग होता है। चुनावी राजनीति में अचानक कोई नया चेहरा है वो उस कमान संभाल लेता है। इसलिए चर्चा ये भी है, 3-3.5 साल का कार्यकाल आपका हुआ है, लेकिन आप खुद क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता था और सामान्य परिवार से आया, और यहाँ तक पार्टी ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मेरे लिए बड़ी बात है। मेरी भूमिका मैं तय नहीं करूँगा, पार्टी को ही तय करनी है। सतीश पूनिया जी वकालत के पेशे से एक सज्जन पुरुष हैं, वो राजनीति के उसमें आ गए और अब पार्टी की विचारधारा तो मजबूत है,
संगठन के अंदर हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए नज़र आते हैं। मैंने कहा ना, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। घिरा होना तो तब होता है कि घेरा तो हमने है विपक्ष को, और जो मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं की जो पीछे पूरी फौज खड़ी है वो हमारा एक बड़ी ताकत है। मैं पिछले 35 साल से काम करता हूँ, तो जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जो केवल एक दिशा में सोचते हैं, वो दिशा है संगठन की और विचार की, उस पर हम लोग कायम हैं। राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो घोषित होगा? यहाँ पार्टी का संगठन और विचार मजबूत है, लेकिन उससे आगे हमारे पास एक जो मजबूती है, हमारे साथ जो एक प्रिविलेज है, वो मोदी जी के नाम और काम का है। मुझे लगता है कि पूरे देश में जो लोकप्रियता उनकी है, उनके आवरण, उनके छाते के नीचे, उनकी व्यक्तित्व के नीचे हम लोग काम करते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो उनका नाम और काम है। वो पार्टी के लिए एक सहूलियत भी है, और पार्टी के लिए एक इस तरीके का एक सकारात्मक पक्ष है। दूसरा, ये पार्टी के संसदीय दल को तय करना है, ये हम लोग तय नहीं करते हैं। वो करेंगे या नहीं करेंगे ये भी उनका विशेषाधिकार है। वो जो करेंगे वही हम स्वीकार करेंगे। तो ये राजनीतिक बातें हुई। व्यक्तिगत जीवन में जो वकालत का पेशा है वहाँ से आपकी शुरुआत, एक तरह से वो भी एक सार्वजनिक जीवन है, और 35 साल से आपने कहा कि राजनीति में हैं। उस दौर में खड़े होकर यहाँ के बारे में, इस ओहदे के बारे में क्या सोचते थे, और इस ओहदे को जब हासिल किया तब किस रूप में आप, जो विचार हैं आपके, उसमें कितनी समानता है? मैं 1982 में पढ़ने के लिए आया था, और जब ट्रेन से उतरा था तो जयपुर की भीड़ देखी तो एक मन किया कि वापस चला जाऊं। गांव का सामान्य एक विद्यार्थी जो होता है, उसके बाद कॉलेज में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, उनका आचार विचार ठीक लगा। तब तक भी राजनीति की मंशा नहीं थी, सामान्य तौर पर कॉलेज में काम करता था। धीरे धीरे छात्र राजनीति में आया, वहाँ देखा कि विद्यार्थियों के बीच में काम करने का अपना एक आनंद है, वो काम किया, वो अनुभव लिया। उसके बाद फिर युवा मोर्चे में आया, तो मुझे एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने था, जो हमने चर्चा की, जहाँ से मैं अपने जीवन को ये मानता हूँ कि जो मेरे लिए एक इस किस्म का माइलस्टोन था, जिसने मुझे ऊर्जा दी। तो जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था, उस दौरान मैंने एक 500 किलोमीटर की अजमेर से भरतपुर तक एक पैदल यात्रा की थी। उस यात्रा ने मेरा जीवन बदला, उस यात्रा ने मुझे स्थापित किया, उसने मुझे भरोसा दिया, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उतार चढ़ाव आते ही हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं, राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। परिवार की परिस्थितियां भी कई बार बड़ी विकट हुई। जो चैलेंजेस थे, जो सामान्य नौजवान के, गांव के आदमी के साथ होते हैं, वो सब थे। पर एक तो विचारों में, पार्टी के और संगठन के विचारों की जो ताकत थी, वो हमेशा आकृष्ट करती थी। जो पर्सनैलिटीज़ थी, अटल जी का जीवन अपने आप में ऐसा था जो सीखने का अवसर देता था। पार्टी के नेता दूसरे दलों के मुकाबले ज़्यादा समर्पित थे, ज़्यादा ईमानदार थे, और वैचारिक रूप से बहुत सुदृढ़ थे, तो उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। यहाँ भैरव सिंह शेखावत जी थे, जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का, कम उम्र में 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े दल का और किसी बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा। सतीश जी, निष्ठा और समर्पण ये तो आपने बताया, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का भी नाम है एक राजनीति। ऐसे में तमाम लोग कहते हैं कि क्या डॉक्टर सतीश पूनिया के मन में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है? देखिए, राजनीति में जो कोई व्यक्ति आएगा तो एम्बिशन स्वाभाविक है। व्यक्ति जब काम करता है, इतना एस्पायरेशन जरूर है। एक इसको स्वप्न कह सकते हैं, या इसको एक कमिटमेंट कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं। मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। चर्चा करेंगे, नाम भी छपेंगे, लोग नारे भी लगाएंगे, पर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि जो मैं दूसरों के लिए कहता हूँ, तो मैं एक तेरापंथ का एक उसूल है, निज पर शासन फिर अनुशासन, तो मैं उस पर कायम हूँ कि मेरे बारे में मुझे निर्णय नहीं करना है कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। मैं न सक्षम हूँ और न मैं उस मिजाज का हूँ। मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए पार्टी की जीत और वो एक बड़ा मेरे लिए एक सपना भी है, मेरी इच्छा है कि मैं उसका कारक बनूं। क्योंकि आपके एक अजीज़ मित्र जयराम ठाकुर जी
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, फिर चुनावी राजनीति में वो हैं। पड़ोस के अंदर भी हमारे चुनाव है, गुजरात में, हिमाचल में। इन चुनाव पर आप किस रूप में देखते हैं? और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हालांकि राजस्थान है लेकिन आपका संगठन के स्तर पर एक तरह से जुड़ाव है, चर्चा होती, किस रूप में गुजरात को लेकर दावा है और हिमाचल को लेकर दावा? देखिए, गुजरात में तो मैं अभी 4 दिन दौरा करके आया हूँ, और गुजरात क्योंकि हमारा जुड़ा हुआ प्रदेश है और आपस में रिश्ते भी हैं, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, हर लिहाज से। हमें अभी 43 कॉन्स्टिट्यूंसी दी हैं, जिसमें 107 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सीनियर लोग हैं। उनके साथ भी बैठा, कुछ जगह गया प्रत्यक्ष तौर पर, अहमदाबाद, सूरत। गुजरात की जनता का जो मिजाज अब दिखता है कि पहली बार, इससे पहले सरकारें रही हैं, पर इस बार जो सत्ता आएगी और बड़े मैंडेट के साथ आएगी, वो साफ दिखता है। और उसका कारण ये है कि तमाम चर्चाएं होंगी वहाँ, सियासी समीकरणों की होगी, लेकिन एक जो पक्ष मैं समझ पाया कि गुजरात में गुजरात की शांति जो है, उसके कारण गुजरात ने जो प्रोग्रेस की, जो वहाँ सहूलियत है, जो सुख शांति है, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो इंडस्ट्रीज आती हैं, वहाँ जो एक वातावरण जो बना है, उसको कोई नहीं खोना चाहेगा। इसलिए वहाँ चर्चा सब तरीके की चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ जो व्यापारिक मिजाज के लोग हैं, जो सुकून और शांति चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े हैं। और इसलिए 2/3 बहुमत की सरकार निश्चित रूप से गुजरात में बनने वाली है। हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने और बहुत अच्छा व्यवस्थित काम किया है। छोटा प्रदेश है, लेकिन क्योंकि जयराम जी भी स्टूडेंट, फिर युवा, इन सब राजनीति से निकले हुए लोगों में से हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। मोदी जी की जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस है, उस लाइन को पकड़ा और हिमाचल में एग्जीक्यूट किया, तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो हिमाचल का जनमानस इस समय भारतीय जनता पार्टी के और जयराम जी के पक्ष में खड़ा दिखता है। आमतौर पर पॉलिटिशियन के लिए पारिवारिक संतुलन साधना राजनीति और परिवार के बीच में, वो बड़ा मुश्किल होता है और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल होता है। देखिए, दोनों बातें हैं। मेरी बेटी कहती है कि बेटा तू घर में ही राजनीति करता है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। और जो भी आपको समर्थन की, सहयोग की शुरुआत होती है, वो घर से करनी होती है। उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं का एक वर्ग होता है। थोड़ी बहुत तो डिप्लोमेसी चाहिए होती है वहाँ, उसके बिना पार नहीं पड़ती। लेकिन मुझे एक परिवार का, जो मेरी यूनिट है, उसका मुझे अच्छा समर्थन मिला। मैं तो क्योंकि उस लिहाज से सेल्फ मेड हूँ। 1987 में पिताजी नहीं रहे और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, पर मैंने परिस्थितियों के, हालात के हिसाब से खुद को तैयार किया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसलिए मैं सेल्फ मेड हूँ, और परिवार को इन सब चीज़ों का, मेरे जो संघर्ष था, मेरी जो प्रतिकूलता मेरे साथ रही, उसका वो वाकिफ़ है पूरे तरीके से। तो भावनात्मक रूप से उनको पता था कि परिश्रम ही मेरी ताकत है, इसके लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ईश्वर की कृपा से पत्नी ने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिया, वो अच्छे पढ़ाई उन्होंने कर ली। तो मैं, मेरे कारण मुश्किल था, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय आज भी, और आज से 30 साल से जो मेरा मिजाज है राजस्थान को घूमने का, देखने का, समझने का, तो मुझे वक्त कम मिलता था। पर मेरे कम वक्त को भी, जब भी मुझे वक्त मिलता था, तो मैं परिवार के लिए धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक जो समय होता था, मैं नियोजित करता था। उनके लिए जो कर सकता था वो मैंने सब किया। तो परिवार में भी संतोष है, पार्टी के परिवार में भी मेरी भूमिका को लेकर संतोष है, इसलिए मुझे भी संतोष है। कोई आपके अंदर कोई, इस राजनेता के अंदर कोई कलाकार भी है क्या? वैसे लोग तो कहते हैं कि राजनीति के लोग ही सबसे बड़े कलाकार होते हैं लेकिन मुझे उस तरीके से तो कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था, जो ख़त्म हो गया परिस्थिति के कारण। एक बहुत बचपन में एक फिल्म देखी थी, सत्यकाम। जैसे समाज की कुछ चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति के मन पे होता है, उसमें धर्मेंद्र एक ईमानदार इंजीनियर की भूमिका में होता है। बाद में कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। धर्मेंद्र ने मरते वक्त भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, तो उस चीज़ ने बड़ा अपील किया। वो आज भी याद आती है, बहुत बचपन में वो फिल्म देखी थी। और उसी समय कुछ पॉजिटिव और अच्छी आर्ट मूवी देखने का शौक़ था, अन्यथा भी एंटरटेनमेंट के लिए भी देखता था। तो फिल्मों का एक शौक़ था, लेकिन बाद में परिस्थितियों के हिसाब से मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मेरे गांव में एक लाइब्रेरी थी जो स्कूल के पास में थी, मुझे अवसर मिलता था
तो मैंने लगभग जो देश के अच्छे साहित्यकार हैं सबको पढ़ा है, बहुत लंबे अरसे तक पढ़ा है। उसके कारण मुझे यहाँ सहूलियत भी, लिखने का एक अच्छा स्वभाव था, बोलने का, तो उस लिटरेचर के कारण मुझे काफ़ी एक पॉजिटिविटी भी आई और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। अभी अब अवसर कम मिलता है पढ़ने। क्या बचपन में क्या बनना चाहते थे? क्योंकि जाहिर है पॉलिटिशियन या एडवोकेसी और ये तमाम चीज़ें तो एक उम्र के बाद ही तय होती हैं। मैं बनना तो चाहता था फौजी ऑफिसर, और उसकी मैंने कोशिश भी की, मेरी पार नहीं पड़ी। फिर मैं बनना चाहता था डॉक्टर, तो मैं स्टेथोस्कोप की जगह कलम का बन गया, पर मैं बन गया। राजनीति में तो मैं मतलब कोई बहुत ऐसे इच्छा से नहीं आया था, हालांकि परिवार का एक परिवेश था, ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी थे, पिताजी प्रधान थे, तो पर उसमें एक बड़ा गैप था। तो लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिस तरीके से समरस होते चले गए, और उसके बाद फिर रास्ता जो है वो मित्रों ने ही तय किया, उसमें मेरा योगदान कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसा एक होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम करते करते वो सब चीज़ें अच्छी लगने लगी और वो एक रास्ता बन गया। तो जो नियति ने तय करना था वहाँ पहुँचा दिया, और अब यही है कि ईश्वर जो है ताकत इतनी दे कि जो अपेक्षा पार्टी, संगठन और राजस्थान की जनता सोचती है वो पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जुड़े थे चर्चा में, और प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, पार्टी के भीतर के जो उठापटक है, उन तमाम सवालों पर बेबाकी से अपनी बात की, उनकी निजी जो बातें हैं पसंद की, वो भी आपके सामने लाए। अगले एपिसोड में आप किस नेता से मुलाकात करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।